हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम खबरों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और ऐसे जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो उस सब्जेक्ट में हमसे ज़्यादा और बेहतर जानकारी रखते हैं। संडे को वदूद साजिद साहब हमारे साथ होते हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अक्सर उनसे हम कानून के बारे में, जो अदालतों में जो कुछ होता है उसके बारे में हम निस्बतन ज़्यादा बात करते हैं और इश्यूज़ पर भी बात करते हैं। वदूद साजिद साहब से बात शुरू करने से पहले मैं दर्शकों से बताना चाहूँगा कि आप उनके यूट्यूब चैनल व्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल वीएनआई पर जा सकते हैं और वीडियो देखने के लिए। वदूद साजिद साहब, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये प्रशांत भूषण का जो मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये प्रशांत भूषण आखिर सुप्रीम कोर्ट के लिए क्यों एक तरह से मुसीबत खड़ी किए हुए हैं और एक हुकूमत और अदालत और सब जो है वो उनसे परेशान रहती है अक्सर। इस बार ये क्या है जो ये कहीं मामला एक तरफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा? आपने एक अहम सवाल कर दिया शुरू में और उसमें एक बात आ गई, तो मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं जहां से आपने एक बात कही है कि आखिर ये क्यों दरदसर बने हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए दरदसर तो बाद में बने हैं, ये पहले दरअसल इस्टेब्लिशमेंट के लिए दरदसर बने हुए हैं। मिसाल के सरकार तौर के पर खिलाफ यानी? सरकार के खिलाफ जी मिसाल के जी। तौर पर मिसाल के तौर पर उन्होंने केस उठाए थे बाबरी मस्जिद के इशू पर, तो खैर बोलते ही रहे हैं। उन्होंने राफेल का केस उठाया था, जो राफेल हमें मिली है पेरिस से, फ्रांस से जो आई है, उसकी डील का उन्होंने मामला उठाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ही राहत दी। इसी तरह से जस्टिस लोया के बारे में बताना बहुत जरूरी है थोड़ा सा, कि ये महाराष्ट्र के जज थे जो सोहराबुद्दीन केस, जो सोहराबुद्दीन को मार दिया गया था, उसका एनकाउंटर हो गया था गुजरात में, उसकी वो तहकीकात कर रहे थे। और सोहराबुद्दीन केस में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह का भी नाम है और इस सिलसिले में वो गुजरात बदर भी रहे थे, 2 साल तक महाराष्ट्र में रहे थे। तो जस्टिस लोया का कत्ल या मौत हो गई थी, उसका कुछ पता नहीं चला, तो इसका केस भी प्रशांत भूषण ने उठाया था। इसी तरह सीएए के खिलाफ प्रशांत भूषण जो है वो बहुत मुखर किस्म की आवाज बनकर उठे थे। और ये बात आपको बता दूं, आपके दर्शकों को, कि सीए के खिलाफ जितनी भी अहम शख्सियतें, यानी जितनी भी मुखर जो व्यक्तित्व हैं, चाहे वो प्रोफेसर अपूर्वानंद हो, योगेंद्र यादव हो, इसी तरह के और बड़े बड़े जितने भी नाम हैं, उनमें ये प्रशांत भूषण भी है, जहां जहां इन्होंने सीए के खिलाफ आवाज उठाई, वहां वहां इनको इम्प्लीकेट किया गया, इनके खिलाफ नोटिस जारी किए गए। प्रशांत भूषण चूंकि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट हैं और बार के बहुत सीनियर वकील हैं, उनकी बड़ी इज्जत है, यहां तक के खुद सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में उनकी प्रशंसा कर चुका है। तो चूंकि प्रशांत भूषण को उस तरह से इम्प्लीकेट करना आसान नहीं था जिस तरह और लोगों को कर दिया गया है, इसलिए उनके खिलाफ ये कंटेम्प्ट के केसेस उठाए गए। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि एक 2009 का केस था। तरुण तेजपाल जो तहलका के एडिटर हैं, उन्होंने प्रशांत भूषण का एक इंटरव्यू शाये किया था, जिसमें प्रशांत भूषण ने यह कहा था कि जुडिशरी में करप्शन है। अब करप्शन का उन्होंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है कि करप्शन का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल घोटाले नहीं होता, बल्कि और भी चीजें होती हैं। मसलन एक केस बिल्कुल जस्ट है, उसमें जो आर्गुमेंट्स हुए हैं उनकी बुनियाद पर फैसला नहीं हुआ, जैसे बाबरी मस्जिद के केस में हुआ। तो इस तरह के केसेस में भी जब गलत फैसले आते हैं तो उसको भी प्रशांत भूषण ने करप्शन कहा था, जुडिशियल करप्शन। वो 2009 का केस था और वो ऑलरेडी कोर्ट में था, लेकिन उस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही थी। तो एक तो अचानक वो ऊपर आ गया, दूसरे अभी 2 ट्वीट उन्होंने किए थे। एक ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि जब हिस्टोरियन 6 साल की हिस्ट्री लिखेगा 2014 से 2020 तक की और पीछे मुड़ के देखेगा, तो उसमें और जमहूरियत की बर्बादी की दास्तान लिखेगा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत मेजर रोल उसे मिलेगा। और खासतौर पर जो लास्ट के 4 CJIs हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, उनका उसको रोल मिलेगा और वो उनको भुला नहीं पाएगा।
एक ट्वीट ये किया था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक 50 लाख की गाड़ी पर बैठे थे, तो एक ट्वीट उन्होंने वो किया था और उसमें ये कहा था कि बगैर हेलमेट के, बगैर मास्क के और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो 50 लाख की गाड़ी राइड कर रहे हैं, जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से बंद कर रखा है आम पब्लिक के लिए, और महज वर्चुअल हियरिंग हो रही है, यानी ऑनलाइन हियरिंग हो रही है और बहुत से लोग इंसाफ से महरूम हैं। तो ये दो ट्वीट भी सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिए। अब यहाँ इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है वो सिर्फ ये है कि ये प्रशांत भूषण के खिलाफ जो सो मोटो था वो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर था, यानी जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें रजिस्ट्रार होते हैं, उनकी साइड पर था। तो वो बार में उनकी शिकायत जाती, उनके खिलाफ जो एक्शन होना था बार में होता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन साइड ने उसको जुडिशियल साइड के सामने रखा और जुडिशियल साइड में दोनों सो मोटो 2009 का भी कंटेम्प्ट कोर्ट और ये 2020 का भी, ये दोनों केसेस आगे पीछे जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच में लगा दिए गए। मैं छोटा सा ये बता दूं कि जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा और प्रशांत भूषण का 36 का आंकड़ा है। प्रशांत भूषण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखकर बता चुके हैं कि मेरे केसेस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच में लगाए जाएं, चूंकि मुझे उनसे इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में ये कायदा है, ये इस्टेब्लिश्ड लॉ है कि उस जज जिस पर आपने अदम इत्मीनान यानी फेथ का इजहार नहीं किया है कि उस पर मुझे फेथ नहीं है, उसके कोर्ट में वो केसेस नहीं लगाए जाते। लेकिन यहाँ बिल्कुल यही हो रहा है कि जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की अदालत में वो केसेस लगाए जा रहे हैं। अब मैं आपको ताजा बता देता हूं कि 4 और 5 अगस्त पर इन दोनों केसेस में सुनवाई हुई है। 5 अगस्त को जो सुनवाई हुई है वो दो जो ट्वीट किए थे उस पर हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। प्रशांत भूषण के जो वकील हैं दुष्यंत दवे, उन्होंने बहुत ही बुनियादी सवाल उठाए थे और मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो एक तरह से, मतलब ये हम कह सकते हैं कि दुष्यंत दुबे के जो सवाल थे, जो क्वेश्चन दुष्यंत दवे ने उल्टा पोज कर दिए थे जस्टिस को ही, उसमें शायद वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। अब मैं इसको यहीं छोड़कर आपको ये बताना चाहता हूं ताकि बात लंबी ना हो जाए कि प्रशांत भूषण से जो नोटिस इशू करके जवाब मांगा गया था, प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में 142 पेज का जवाब यानी हलफनामा एफिडेविट दाखिल कर दिया है। बताया जाता है कि इस 142 पेज में प्रशांत भूषण ने कुछ ऐसी बातें लिख दी हैं जिससे जुडिशियल अरीना या जो न्यायपालिका जिसे आप कह सकते हैं वहां कुछ अनकंफर्टेबल फील किया जा रहा है, चूंकि कई जजेस के बारे में उन्होंने कुछ बहुत ही सख्त किस्म की बातें लिख दी हैं और जो वो जुडिशियल करप्शन के इल्जामात लगाते रहे हैं पिछले 6-7 साल में, उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब ऐसे में जाहिर है कि जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने उसको बहुत अच्छा कुछ नहीं माना, चूंकि अगर वो ओपन कोर्ट में उनके 142 पेजेस को रखेंगे तो ये कहा जा रहा है, ये समझा जा रहा है, हमें अभी मालूम नहीं है कि क्या है, लेकिन ये समझा जा रहा है कि उससे शायद कुछ बातें बहुत ही अनकंफर्टेबल किस्म की सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने आ जाएं। इसीलिए राजीव धवन जब बहस कर रहे थे, ये भी प्रशांत भूषण की तरफ से थे, तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने उनको रोका और ये कहा कि मैं आपसे अलग से बात करना चाहता हूं। राजीव धवन कुछ समझे नहीं और वो आर्गुमेंट करते रहे, लेकिन उनका जो वो था वीडियो कनेक्शन वो म्यूट कर दिया गया था और वो किसी और दूसरे वकीलों को, दूसरी पार्टीज को नहीं जा रहा था। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, जो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता रहा हूँ। जी जी। थोड़ी देर के बाद राजीव धवन के ऑफिस के लोगों ने उनको बताया कि आप जो आर्गुमेंट कर रहे हैं ये कहीं नहीं सुना जा रहा है, बल्कि आपकी वीडियो म्यूट कर दी गई है और जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की कॉल है आपके व्हाट्सएप पर, वो आपसे बात करना चाहते। उसके बाद कुछ देर अरुण कुमार मिश्रा और राजीव धवन की गुफ्तगू हुई। क्या गुफ्तगू हुई ये राजीव धवन ही बता सकते हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया।
लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाम को प्रशांत भूषण ने एक प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा कि मैं माफी तो नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर 2009 में जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था और कुछ जजेस के बारे में उन्होंने ये टिप्पणी की थी जुडिशियल करप्शन की, तो अगर उनकी फैमिली के लोगों को बुरा लगा हो तो मुझे उस पर खेद है, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं और मैं माफी नहीं मांगूंगा। एक अहम बात यह है कि उनके जो को अक्यूज्ड हैं तरुण तेजपाल, उन्होंने उसी शाम को माफी मांग ली थी। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 142 पेज पढ़ने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि इस मामले को यही खत्म कर देना बेहतर होगा। अगर ये बात आगे बढ़ी तो शायद बहुत से राज खुलेंगे। तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने शायद ये कहा हो राजीव धवन से कि अगर प्रशांत भूषण माफी मांग ले तो हम इस मामले को यहीं खत्म कर देंगे, लेकिन प्रशांत भूषण ने माफी नहीं मांगी। और अब ऐसा लग रहा है काजमी साहब कि ये मामला अब उल्टा हो गया है। कहाँ तो प्रशांत भूषण बैक फुट पर नजर आ रहे थे और लग रहा था कि शायद उनको जेल हो जाए, लेकिन कहाँ अब मामला उल्टा हो गया है और प्रशांत भूषण के हक में कई दर्जन यानी 100 से ज्यादा फॉर्मर जजेस और फॉर्मर सिविल सर्विस सर्वेंट्स और इंटेलेक्चुअल्स आ गए हैं। उन्होंने एक खत लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट को भी, उन्होंने एक लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि हमें भी पार्टी बनाइए और जो ख्यालात प्रशांत भूषण के हैं वही हमारे भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एक तरह से पूरी जुडिशरी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो ये अब सरकार क्या करेगी इस हालत में, जब सरकार तो उन्हीं अदालतों से अपने तरीके से काम लेती आई है अब तक। अब ये प्रशांत भूषण जाहिर है अगर अदालतों के बारे में और जजों के बारे में कुछ ऐसे हकीकतें वो सामने ला रहे हैं। अब अगर क्या अच्छा इसमें अगर अदालत ने उस पर बहस ना की, उनके हलफनामे पर किसी तरह की कोई टिप्पणी भी नहीं की, पब्लिक भी नहीं किया, क्या कानूनी तरीके से इस केस के रफा दफा होने पर या खत्म होने पर प्रशांत भूषण क्या अपना वो शपथ पत्र जो है जो एफिडेविट है उसे पब्लिक कर सकते हैं? हाँ, देखिए ऐसा है कि प्रशांत भूषण ऐसा जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। यहाँ मैं एक बहुत अहम बात बताऊंगा आपको मैं, लेकिन उससे पहले आपके सवाल का जवाब दे दूं। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा और उनकी बेंच ने, जिसमें 2 जज और हैं, ये फैसला रिजर्व रख लिया है। अब वो इसका इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह का एक्सप्लेनेशन प्रशांत भूषण देते हैं, माफी मांगते हैं या नहीं मांगते। ये बात क्लियर हो गई है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। अब फैसला क्या आता है ये देखना पड़ेगा। फैसला आने के बाद प्रशांत भूषण इसके लिए आजाद होंगे कि वो उन्होंने जो एफिडेविट बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दिया है, फैसला आने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरूर उसके बारे में बताएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो कुछ चीजें बता भी चुके हैं। मसलन उन्होंने एक बात ये कही है जो बहुत सख्त है कि जिस वक्त दिल्ली में फसादात हो रहे थे और लोग मारे और काटे जा रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रोल प्ले नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने फसादात को हो जाने दिया। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा और आगे चलता हूं। हाँ, ये आप नोट कर लीजिए काजमी साहब कि ये इशू अब खत्म होने वाला नहीं है। अगर जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की बेंच कल को ये कह देती है कि हम इस केस को बंद कर रहे हैं और अब इस केस में कुछ नहीं है और जो एक्सप्लेनेशन प्रशांत भूषण ने दी है हम उससे मुतमईन हैं, तो उसके बाद भी ये केस चलेगा। क्यों कि प्रशांत भूषण ने एक बुनियादी सवाल उठा दिया है और एक अलग से रिट पिटीशन फाइल की है जिस पर अभी बहस होनी बाकी है। वो रिट पिटीशन ये है कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है ये बुनियादी तौर पर गलत है, गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तो प्रशांत भूषण ने तो इस कानून पर ही सवाल उठा दिया, यानी इस कानून का एग्जिस्टेंस ही अब जो है वो क्वेश्चन में है, यानी खतरे में है।
यानी इस पर सवाल उठ गए हैं कि ये कानून गैर आईनी है, तो लिहाजा इसे खत्म किया जाए। तो इसका एक अलग से बहस अब सुप्रीम कोर्ट में चलेगी, शायद इन्हीं की बेंच में आए या किसी और की बेंच में आए, लेकिन चूंकि अब जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा 1 महीने में रिटायर हो जाएंगे तो मुमकिन है कि ये किसी और की बेंच में जाए। लेकिन अच्छा, एक बात है, ये देखिए, अभी हाल में हमने अयोध्या के बारे में एक फैसला देखा जिसमें पूरी बहस से ऐसा लगा जो कुछ ऑर्डर में लिखा गया जैसे ये मस्जिद के लिए जगह देने वाला, लेकिन आखिरी हिस्से में अचानक एक अलग किस्म का फैसला लिख दिया गया। बहुत बड़े बड़े कानून के जानने वाले कहते हैं कि जो आर्गुमेंट है उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। क्या इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट अपने जजों को, अदालत को बचाने के लिए कहीं कोई उस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल करके प्रशांत भूषण को जेल भेज सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, इसमें 142 का तो कोई मसला है ही नहीं, 142 को इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वहां मामला दूसरा था, वहां पूरा मुल्क इन्वॉल्व था, दो कम्युनिटीज आमने सामने थी, सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला था। वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैं वो बता रहा हूं, और उस पर कर दिया। लेकिन वहां भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो आर्गुमेंट्स किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन आर्गुमेंट्स की वैलिडिटी को माना है। मिसाल के तौर पर एक जगह ये कहा है कि स्ट्रक्चर को गिराना गैर कानूनी था। इसी तरह दूसरी जगह यह कहा गया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये स्थापित करने में नाकाम रहा है कि यहाँ कभी कोई मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। लेकिन उसके अलावा रामलला की जो मूर्ति रखी गई थी 1949 में 59 में, उसको भी गलत बताया, उसको भी गैर कानूनी बताया। 49 में रखी गई थी, उसको भी गलत कहा और कहा कि ये गैर कानूनी तौर पर दीवारें फांद कर रखी गई थी, उसको भी गलत माना है सुप्रीम कोर्ट ने। 5-6 ऐसे पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने जो फैसला किया है उसमें काजी साहब 3-4 वजह हैं जो जिस पर अभी डिस्कशन नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पर सुन्नी, ये हालांकि अलग बहस है, ये डिरेल हो जाएगी हमारा असल पॉइंट। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता था कि क्या वो उस तरह से अपने इख्तियारात का, गैर मामूली इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती है अदालत प्रशांत भूषण? शायद यहाँ ना हो, चूंकि प्रशांत भूषण ने जो 142 पेज का हलफनामा दाखिल किया है, अगर उसके बावजूद उनको जेल भेज दिया जाता है तो प्रशांत भूषण के पास ये राइट है कि एक तो वो अपील करें इसके खिलाफ, दूसरे वो उस हलफनामे को पब्लिक कर दें। अगर उन्होंने पब्लिक किया, जैसे कि जिसका खतरा है, 142 पेज में आखिर उन्होंने क्या लिखा होगा? ये दो ट्वीट का तो एक्सप्लेनेशन क्या नहीं होगा। जुडिशियल करप्शन का उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है, और जुडिशियल करप्शन का एक्सप्लेनेशन 1, 2, 3, 4, 5 पेज में भी किया जा सकता है, लेकिन 142 पेज में क्या किया है तो बताया जाता है कि जाहिर है उसमें हो सकता है सबूत भी रखे हो उन्होंने, बताया जाता है कि उन्होंने बहुत सारे सबूत पेश किए हैं और ये कहा है कि मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं और मैं किसी बात को अपनी वापस नहीं लूंगा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तो अभी भी ये लग रहा है कि किसी तरह से प्रशांत भूषण को आमादा किया जाएगा कि आप माफी का कोई किसी तरह की कोई माफी कर लें, लेकिन प्रशांत भूषण शायद माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि वो और अपना रवैया सख्त करेंगे। मैं यहाँ आपको एक बात और बता देता हूँ, दर्शकों को जरा अंदाजा हो जाए कि प्रशांत भूषण कौन है। प्रशांत भूषण, अच्छा, एक चीज और है मैं समझना चाहूंगा, मेरे ख्याल से दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसकी बहस को म्यूट करा दिया, यानी वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आई और अलग से फोन पे बात की, क्या ये कानूनी है? ये गैर कानूनी है। अगर जज साहब चाहते तो अलग से शाम को किसी भी वक्त उनसे बात कर सकते थे, वो उसका इख्तियार था उन्हें, लेकिन बहस चल रही है, पार्टीज मौजूद हैं। अच्छा, बहस भी वर्चुअल हो रही है, बहस कोई इन पर्सन हो नहीं रही है, फिजिकल बहस नहीं हो रही है जिसमें आदमी सब कुछ देखता है। तो इससे तो और भी ज्यादा शकूक व शुबहात, जिसको आप हिंदी में
क्या कहते हैं हिंदी और अंग्रेजी में, तो ये मिस्टीरियस हो गई है ये बात। बिल्कुल कि बिल्कुल। क्यों उन्होंने आखिर ऐसी क्या बात कही। अच्छा, राजीव धवन ने अभी इस पर जबान नहीं खोली है, जाहिर है वो बहुत जिम्मेदार किस्म के सीनियर वकील है, और अभी एक केस चल रहा है, वो केस फाइनल नहीं हुआ है, फैसला रिजर्व रख लिया गया है। तो जज साहब को ये नहीं करना चाहिए था, ये गैर अखलाकी है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। लेकिन अगर ये गैर कानूनी और गैर आईनी नहीं है, तब भी ये गैर अखलाकी तो है ही। मैं एक बात बताना चाह रहा था जो बहुत ही अहम है काजमी साहब, कि प्रशांत भूषण वो सीनियर वकील हैं कि जिन्होंने मुल्क के सरोकार के 50 बड़े फैसले उनके क्रेडिट में जाते हैं, और उनकी इस वजह से सुप्रीम कोर्ट खुद उनकी प्रशंसा कर चुका है। मिसाल के तौर पे 2G स्कैम का केस है, उसमें प्रशांत भूषण की बड़ी भूमिका थी। कोल ब्लॉक का केस है, माइनिंग का केस है, इसमें खुद अदालत ने उनकी तारीफ की है। तो ऐसे वकील के खिलाफ इस तरह से मिस्टीरियस किस्म के सो मोटू निकाल कर 2009 के, और ऐसे वक्त में काजमी साहब, ऐसे वक्त में कि जब पूरा मुल्क एक वबा से जूझ रहा है, कोरोना है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, ऐसे समय में कि जब ऐसी चीजों के लिए टाइम नहीं है सरकार के पास, और यहाँ तक कि जो कोर्ट्स हैं वो जम्मू कश्मीर की जो हैबियस कॉर्पस की पिटिशंस हैं वो 500 से ज्यादा हैं काजमी साहब, जी और जी। अभी तक उनका कोई फैसला नहीं हो सका है। तारीख पर तारीखें दी जा रही हैं, लंबी लंबी डेट दी जा रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि सैफुद्दीन सोज जो फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, बहुत बड़े लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, वो उनकी बीवी ने कहा कि उनको गैर कानूनी तौर पे बंद रखा हुआ है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सरकार कह रही है हमने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है। उसी शाम को वो खारदार जो जो तार लगे हुए हैं उनसे कूद कूद कर मीडिया से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो ऐसे हालात हैं, उसमें और फिर उन्हें वापस खींच करके अंदर ले जाया जाता है सिक्योरिटी वापस के लोग। खींच कर बदतमीजी के साथ सिक्योरिटी के लोग ले जा रहे हैं, धमका रहे हैं, जी और उनकी आवाज आ रही है कि आप मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते, लेकिन उनका हाथ पकड़कर उनको जबरदस्ती लिया जा रहा है। ऐसे में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ही की बेंच है, वो उनको सो मोटू लेना चाहिए था, और वो सो मोटू ले रहे हैं प्रशांत भूषण के खिलाफ। जहां एक पर्सन की, जो एक अहम आदमी है, उसकी जान पर बनी हुई है, उसके साथ बदतमीजी हो रही है, उसका सो मोटू आप नहीं ले रहे हैं। सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं मजदूर, नोटबंदी की लॉकडाउन की वजह से, उस पर सो मोटू नहीं लिया जा रहा है, कोई फैसला नहीं हो रहा है। 370 पे अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है, 1 साल हो गया है, और लंबी लंबी डेट्स दी जा रही हैं। लेकिन प्रशांत भूषण के खिलाफ जो है वो केसेस उभर के आ रहे हैं। तो इससे इससे शुबा तो पैदा होता ही है, और सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है वो चंद लोगों की वजह से, यानी चंद पर्संस की वजह से, या चंद जजों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उस पर जो है सवालिया निशान उठ रहे हैं, सवाल उठ रहा है। तो मुझे नहीं लगता काजमी साहब कि अब ये मामला दबेगा, अब ये मामला बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने चूंकि सोशल मीडिया पे और बहुत लंबी बात नहीं हो सकती, हम तकरीबन 25 मिनट 24 मिनट हम बात कर चुके हैं, तो इसमें जो खास बात मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूंगा वो ये कि जो शपथ पत्र है उनका 140 पेज का, वो एक बहुत बड़ा एक तरह से डॉक्यूमेंट है। अगर वो पब्लिक होगा तो वो एक अपने आप में बड़ा चैलेंज होगा। उसके अलावा जो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा और राजीव धवन के बीच सुनवाई के बीच में फोन पर बात होना, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड सा लगता है। और फिर और 2009 का पुराना केस वो उठाना अचानक प्रशांत भूषण के खिलाफ, ये सब बिल्कुल गैर मामूली किस्म के वाकयात हैं। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये योगेंद्र यादव ने बाकायदा ये बात कही है वीडियो में कि ये गुफ्तगू दोनों के बीच हुई है, और वीडियो म्यूट करने के बाद व्हाट्सएप कॉल पर हुई है, एक बात। दूसरे, प्रशांत भूषण के खिलाफ कोई भी कार्रवाई तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लिए बगैर नहीं हो सकती, यानी उनके खिलाफ कोई रिट भी दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो बार के सीनियर एडवोकेट हैं। मगर कल 5 अगस्त को सुनवाई के दौरान
अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल पूरी सुनवाई के दौरान अदालत में बैठे रहे और कई मर्तबा राजीव धवन, प्रशांत भूषण के वकील दर्शन दवे ने कहा कि अदालत से कि अटॉर्नी जनरल से भी उनकी राय ले ली जाए, लेकिन जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जी, ये सब बिल्कुल गैर मामूली किस्म के वाकयात हैं और वो तो 1 महीना जो रिटायरमेंट का रह रहा है, मेरे ख्याल से उसमें वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करके जाना चाहते हैं, जैसे जस्टिस गोगोई को राज्यसभा के मेंबर बना दिया गया। आगे क्या कुछ इनको दिया गया है, क्या कुछ जिम्मेदारी दी गई है, ये बहरहाल वक्त बताएगा। लेकिन जो जुडिशरी में जो कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा ऐसा लगता है। और जिस तरह से जस्टिस गोगोई ने आखिर में फैसले दिए थे, चाहे वो अयोध्या हो या रफाल मामला हो, ये बिल्कुल गैर मामूली किस्म के फैसले थे। पूरी दुनिया इसको बहुत नजदीक से देख रही है और इस जब सुप्रीम कोर्ट में अगर फैसला होने की उम्मीद, सही फैसला होने की उम्मीद, इंसाफ मिलने की उम्मीद अगर ना रहे, तो ये बहुत ही खतरनाक रुझान है और इसमें एक तरह से डेमोक्रेसी कमजोरी होती है। इसी के साथ मैं आखिर में फिर कहना चाहूंगा कि वदूद साजिद साहब की और वीडियो देखने के लिए उनके चैनल व्यूज नेटवर्क इंटरनेशनल पर जाएं। उसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर रहे हैं। इसी के साथ सभी नाजरीन का शुक्रिया। देखने वालों के साथ हम फिर जुड़ेंगे अगले किसी और प्रोग्राम के साथ। आखिर में मैं दरखास्त करता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।